प्रिय छात्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग समास के अगले भाग को देखते हैं। कल के वीडियो में हमने समास की परिभाषा, समास के भेद, समास की पहचान क्या है और अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास पे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, इसकी पहचान क्या है, आइए देखते हैं। कल हम बताए थे जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान हो, और इसका एक पहचान और है। इस समास में विग्रह करने पर विभक्तियों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विभक्तियों का प्रयोग। सबसे बड़ा पहचान इसका यही है कि इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए, बताया कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे आप देखिए एक शब्द है गृहागत, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गृह को आगत। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आया? गृहागत। फिर जैसे रसोई घर, रसोई घर, इसका विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। इसमें क्या विभक्ति चिन्ह आया? के लिए। तो इस समास में विभक्ति चिन्हों का जो है प्रयोग होता है, और जब ये सामासिक शब्द बनते हैं तो इन्हीं चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी जिस शब्द का विग्रह करने पे हमें विभक्ति चिन्ह प्राप्त हो, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आइए देखते हैं वो 6 भेद कौन कौन हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा कारण तत्पुरुष। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। चौथा अपादान तत्पुरुष। पांचवा संबंध तत्पुरुष। और छठवां अधिकरण तत्पुरुष। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी विभक्ति चिन्ह आएंगे। तो कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, लेकिन यहाँ अलगाव का बोध होगा। किसका बोध? अलगाव का। संबंध का, की, के, और अधिकरण में या पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये है, इसमें ध्यान दीजिएगा कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है,
कर्म से शुरू होता है और अधिकरण तत्पुरुष तक, यही 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तो आइए आज हम एक एक भेदों पे चर्चा करते हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। इसमें जब हम विग्रह करेंगे तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा? को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आइए हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। परलोक गमन, परलोक गमन, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? परलोक को गमन, परलोक को गमन। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। दूसरा है यश प्राप्त, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। अगला है गृहागत, गृहागत, विग्रह क्या होगा? गृह को आगत, यानी घर को आया हुआ। अगला है ग्रामगत, ग्रामगत यानी ग्राम को गत। अगला है लोकार्पण, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? लोक को अर्पण, क्या हो जाएगा? लोकार्पण। तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्म तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि इसमें जो है को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ग्राम को आगत, किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे उदाहरण यदि आपको कहीं मिले तो आप क्या लगा दीजिएगा? कर्म तत्पुरुष। कभी कभी सीधा तत्पुरुष न पूछ करके उसके भेदों को पूछ लेता है कि किसमें कर्म तत्पुरुष है, किसमें कर्ण तत्पुरुष है, किसमें संप्रदान तत्पुरुष है। तो आइए अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। इसमें से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। से या के द्वारा। जैसे उदाहरण के लिए हस्तलिखित समास आप जब भी पढ़िए तो विग्रह के साथ इसको पढ़ा करिए। हस्तलिखित तो क्या हो जाएगा? हस्त से लिखित, हस्त लिखित यानी करण का अर्थ होता है साधन, जिससे कुछ कार्य किया जाए। तो यहां लिखने का कार्य किससे किया जा रहा है? हाथ से। तो कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। अगला है रेखांकित, रेखांकित, रेखा से अंकित। अगला है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। अगला है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। अगला है दयार्द्र, दया से आर्द्र। अगला है ज्ञान मुक्त, ज्ञान युक्त है, मुक्त नहीं, ज्ञान युक्त यानी ज्ञान से युक्त यानी ज्ञान से भरा हुआ। अगला उदाहरण है मन माना, ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। मन माना यानी मन से माना, मन माना। अगला है मर्माहत, इसका विग्रह होगा मर्म से आहत। अगला है कष्ट साध्य, कष्ट साध्य यानी कष्ट से साध्य। अगला है सूरकृत, सूर के द्वारा कृत यानी किया गया। अगला है गुण युक्त, गुण से युक्त। अगला है रेल यात्रा, इसका विग्रह होगा रेल द्वारा
यात्रा। अगला है शोकाकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल। अगला है मनगढ़ंत, मन से गढ़ंत। अगला है भूखमरा, भूख मरा, भूख से मरा। तो ये है करण तत्पुरुष समास। इसमें आप देखेंगे इसका जो पहचान है अभी से अपादान में भी आएगा, लेकिन वहां अलगाव का बोध होगा। तो करण तत्पुरुष हम आपको बताए हैं कि करण का अर्थ क्या होता है? साधन। संस्कृत में कहा गया है साधकतम करणम, साधकतम करणम, जिससे कुछ किया जाए। जैसे हस्तलिखित, तो लिखने का कार्य किससे किया जा रहा है? हाथ से। रेखांकित, किससे अंकित? रेखा से अंकित। रोगग्रस्त, किसके द्वारा ग्रस्त है व्यक्ति? यानी रोग से ग्रस्त। अकाल पीड़ित, किससे पीड़ित है? अकाल से। तो यहाँ पे ज्ञान, दया, अकाल, रोग, रेखा, हस्त, मर्म, मन, कष्ट, सूर, गुण, रेल, शोक, मन और भूख, भूख, ये सब शब्द क्या है? कारण हैं। तो इसलिए ये सब उदाहरण किस समास के उदाहरण होंगे? करण तत्पुरुष समास के उदाहरण। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें आता है को, के लिए विभक्ति शब्दों का प्रयोग होता है संप्रदान में। इसी संप्रदान को हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी तत्पुरुष। कर्म को द्वितीय तत्पुरुष, करण को तृतीय तत्पुरुष और संप्रदान को चतुर्थी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। आइए इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे रसोई घर, ध्यान दीजिएगा, ये उदाहरण में विग्रह इसका पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? तो रसोई के लिए घर। रसोई का घर मत लगाइएगा, रसोई के लिए घर। रसोई रखने के लिए जो है घर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? रसोई घर। अगला है क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ा करने के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। अगला है पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी पुस्तक के लिए आलय। अगला है पूजा गृह, पूजा गृह, पूजा के लिए गृह। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अगला है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अगला है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला यानी प्रयोग के लिए शाला। अगला है सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह को क्या कहते हैं? सत्याग्रह। बलि पशु, बलि के लिए पशु। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। अगला है हथकड़ी, हथकड़ी हाथों के लिए कड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसका विग्रह हाथ के लिए कड़ी नहीं होगा। किसके लिए? हाथों के लिए कड़ी। हाथों के लिए कड़ी क्या हो जाएगा? हथकड़ी।
अगला उदाहरण है युद्ध क्षेत्र। क्या है? युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। तो आप देखेंगे इसमें विग्रह करने पे के लिए शब्द आ रहा है, तो इसलिए इन सब उदाहरणों में क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई भी उदाहरण न समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमको जो है फला उदाहरण नहीं समझ में आया। तो एक बार फिर देख लीजिए, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। पूजा गृह, पूजा के लिए गृह। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोग के लिए शाला, शाला मतलब घर होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। बलि पशु, बलि के लिए पशु। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र। आइए अब हम देखते हैं चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचमी तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन ए से अलगाव का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अलगाव का। जैसे ऋण मुक्त। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है, यदि युक्त शब्द आए किसी भी शब्द में, उत्तर पद अगर युक्त हो तो वहां कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। यदि मुक्त शब्द आ जाए, मुक्त, तो वहां पे क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष। युक्त आए तो करण या तृतीया तत्पुरुष, और मुक्त आए तो अपादान या पंचमी तत्पुरुष। जैसा आप देखते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त यानी अलग हो गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। अगला है देश निकाला, देश निकाला। बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। और ऋणमुक्त, ये दोनों खूब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देश निकाला, देश से निकाला। अगला है भयभीत, भयभीत, भय से भीत। ठीक है, भय से डरा हुआ। अगला है गुणहीन, गुण से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कर्महीन, कर्महीन। फिर अगला उदाहरण है धर्म भ्रष्ट। तो इन सब उदाहरणों में अपादान तत्पुरुष है। यहाँ से आप लोग केवल दो उदाहरण पे विशेष ध्यान दीजिएगा, देश निकाला और ऋणमुक्त। ये बार बार पूछा जाता है कि ऋणमुक्त में कौन सा समास है, तो पंचमी तत्पुरुष समास। और देश निकाला में कौन सा समास है, तो अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास। देखिए समास में इतने उदाहरण हैं, इतने शब्द हैं कि सब पढ़ा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ 5-7 साल से पढ़ाने का अनुभव, हम लोग जितने प्रश्न बताते हैं उसी में से ही परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं। और एथेंटिक किताबों से चुने हुए ये प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस उदाहरण को लिखते रहिएगा और इन्हीं को तैयार भी करते रहिएगा, इससे बाहर कुछ आएंगे नहीं।
आइए अब देखते हैं, अगला है पांचवा हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, जिसे हम षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। षष्ठी तत्पुरुष, इसमें का, की, के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष समास। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे सेना नायक, तो विग्रह क्या हो जाएगा? सेना का नायक, सेना नायक। अगला है राज दरबार, इसका विग्रह क्या होगा? राजा का दरबार। अगला है राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगला है राजगृह, राजा का गृह। अगला उदाहरण है राष्ट्रपति, तो राष्ट्र का पति या राष्ट्र का मुखिया। अगला है लखपति, लखपति यानी लाखों का पति, लाखों का पति। अगला है राजकुमार, राजकुमार यानी राजा का कुमार। आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं, जनक सुता यानी जनक की सुता, जनक की सुता। अगला है घुड़दौड़, घुड़दौड़, इसका विग्रह होगा घोड़ों का दौड़, घोड़ों का दौड़। अगला है राजसभा, राजा का सभा। अगला उदाहरण है राजदूत, राजा का दूत। अगला उदाहरण है राजमाता, ठीक है, तो राजमाता या देव माता, तो राज की माता और देव माता यानी देवों की माता, ठीक है। अगला है आज्ञानुसार, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, देखिए के विभक्ति चिन्ह भी आया है, आज्ञा के अनुसार। अगला उदाहरण है उद्योगपति, इसका विग्रह होगा उद्योगों के पति। अगला है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। माधव, माँ का धव, धव का अर्थ होता है पति, तो माँ का पति जो होता है वो क्या होगा? माधव। अगला है नियमानुसार, नियम के अनुसार। अगला है समयानुकूल, तो समय के अनुकूल। तो ये उदाहरण है आपके षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष समास के। और यहाँ से राजपुत्र, राष्ट्रपति, राजसभा, घुड़दौड़, नियमानुसार, माधव, ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आइए अब हम तत्पुरुष के अगले भेद को देखते हैं, जो अंतिम भेद है, छठवां भेद, अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, इसी को हम क्या कहते हैं? सप्तमी तत्पुरुष। इसमें में या पर विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? में या
पर विभक्ति का प्रयोग जहाँ होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। जैसे उदाहरण देखते हैं, धर्म कुशल, धर्म कुशल, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, धर्म में कुशल। अगला है रणधीर, तो रण में धीर। अगला है नीति निपुण, नीति निपुण, इसका विग्रह होगा नीति में निपुण। अगला है विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। अगला है सिर दर्द, सिर दर्द में कौन सा समास है, सिर में दर्द, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। अगला है आप बीती, आप बीती यानी अपने पर बीती। अगला उदाहरण है लोकप्रिय, लोकप्रिय का विग्रह क्या होगा, लोक में प्रिय, आप बीती अपने पर बीती, और लोकप्रिय में लोक में प्रिय। अगला है आनंद मग्न, ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, आनंद में मग्न। अगला है धर्मवीर, धर्म में वीर। अगला है व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। अगला है रथारूढ़, रथ पर आरूढ़ यानी सवार, रथ पर आरूढ़ यानी रथ पर सवार। अगला है पुरुषोत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण, इसको भी मोस्ट, पुरुषों में उत्तम क्या होते हैं, पुरुषोत्तम। अगला है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो ये थे तत्पुरुष समास के 6 भेद, जिसमें महत्वपूर्ण उदाहरणों को हम समाहित किए हैं। आप लोग इन उदाहरणों को बार बार देखते रहिएगा। आइए अब देखते हैं तत्पुरुष के कुछ अन्य भेद भी होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे नय तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। आइए इन दोनों समासों को हम देख लेते हैं। पहला है अलुक तत्पुरुष और दूसरा है नय तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष उस समास को कहते हैं कि जिस समास में विभक्तियों का लोप न हो, विग्रह करने पे जिस समास में विभक्तियों का लोप न हो, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों का लोप नहीं होता है, जैसे युधिष्ठिर। इसका जब विग्रह करेंगे तो युधि स्थिर, यही होता है युधिष्ठिर। फिर है खेचर, खेचर, ख मतलब आकाश, चर मतलब विचरण करने वाला। युधिष्ठिर, खेचर, वाचस्पति हैं तो आप देखेंगे वाचस्पति हैं, खेचर है, युधि स्थिर है, ये विग्रह होता है।
तो युधिष्ठिर, खेचर, वाचस्पति, आत्मनेपद, परस्मय पद आदि शब्दों में सरसिज, इन शब्दों में कौन सा समास होता है? अलुक तत्पुरुष समास। इसका सबसे बड़ा पहचान ये होता है, अगर कोई पूछ ले कि अलुक तत्पुरुष क्या होता है तो बता दीजिएगा कि जिस तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप नहीं होता है वहाँ कौन सा समास होता है? अलुक तत्पुरुष समास। अब आइए देखते हैं नय तत्पुरुष। इसमें अ या अन आते हैं। पूर्व पद क्या होगा? अ या अन, और ये दोनों किसका बोध कराते हैं? निषेध का बोध, यानी नकारात्मक बोध कराते हैं। वहां पे क्या हो जाएगा? नय तत्पुरुष समास। जैसे देखो अब्राह्मण, अ का अर्थ होता है नहीं, तो अब्राह्मण मतलब न ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? अब्राह्मण। अगला है अन्याय। अन्याय यानी जहां न्याय न हो, जहां पे न्याय न हो उसे हम क्या कहते हैं? अन्याय। ये देखिए पूर्व पद, ये जो पूर्व पद होते हैं ये निषेध का बोध कराते हैं। अगला है जैसे अधर्म, जो धर्म न हो। अज्ञान, जो ज्ञान न हो। अनहोनी, जो होनी न हो। देखिए अ और अन किसका बोध करा रहे हैं? निषेध का बोध। अगला है नास्तिक, इसका विग्रह होगा न आस्तिक, यानी जो आस्तिक नहीं है। अगला है अयोग्य। अयोग्य, जो योग्य न हो। अगला है असत्य, जो सत्य न हो। अगला है अनादर, जहां आदर न हो। अगला है अनिच्छा, जो इच्छा न हो। तो यहाँ पे अब्राह्मण, अन्याय, अधर्म, ये ऐसे उदाहरण यदि आपको कहीं दिख जाएं, ध्यान ये देना है कि जिस समास का पूर्व पद अ या अन से शुरू हो। किससे? अ या अन से। और ऑप्शन में यदि नय तत्पुरुष समास लगे रहे तो आप इसको नय तत्पुरुष लगा दीजिएगा, ये नय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब ये था तत्पुरुष समास। कल हम लोग कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि इन चारों समासों को हम पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे रोकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।